ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ी हुई राम मंदिर परिसर के अंदर नमाज पढ़ रहा था एक युवक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कश्मीर का एक युवक राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा था। पुलिस ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले को पकड़ा है। श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद नमाज पढ़ रहे युवक को पकड़ा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। तो राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश, परिसर के अंदर नमाज पढ़ने वाले कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया। श्रद्धालुओं ने शिकायत की, इसके बाद नमाज पढ़ रहे युवक को हिरासत में लिया गया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच कश्मीर का एक युवक राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा था। श्रद्धालुओं ने शिकायत की, इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है इस युवक के बारे में? आखिर राम मंदिर परिसर के अंदर जाकर नमाज पढ़ने के पीछे उसका मकसद क्या था? देखिए, अभी जो एजेंसियां हैं और जो पुलिस है इस बारे में पूछताछ कर रही है, जानकारी हासिल कर रही है। लेकिन जो युवक है जो पकड़ा गया है, जिसको हिरासत में लिया गया है, उसका नाम अबू अहमद बताया जा रहा है और कश्मीर मूल का निवासी ये बताया जा रहा है। जो परिसर है उसके एग्जिट गेट के बाहर ये नमाज पढ़ने का वहाँ पर प्रयास कर रहा था। वहाँ पर सादे वेश में घूमते हुए पुलिस कर्मियों ने जब कंट्रोल रूम को सूचना दी तो उसके बाद कंट्रोल रूम के साथ पूरा का पूरा महकमा सक्रिय हो गया और इसको हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वहाँ पर लगे हुए CCTV हैं उनको खंगाला जा रहा है कि आखिर ये युवक वहां कर क्या रहा था, इसका मकसद क्या था। और इससे आपको बता दें कि इससे गहन पूछताछ चल रही है कि आखिर इसके इस कृत्य के पीछे का मकसद क्या है इसके पीछे के। यहां पर वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद इसने इस तरह की चीज यहां पर करनी चाहिए। जब आम जनता वहां पर जो मौजूद थी उन्होंने भी ये बात कही कि ये नमाज पढ़ रहा था और उसके बाद जब पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है तो अभी इससे जानकारी हासिल की जा रही है। जी बिल्कुल, अब उससे पूछताछ की जा रही है। और ऐसे समय में जब राम मंदिर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हर रोज और वहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना हो जहां पर जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। बताया, क्या यह भी जानकारी मिल रही है किस तरह की उसने नारेबाजी की? उसके बारे में और इतिहास के बारे में क्या कुछ पता चला है? कहां से आया है? क्या उसका मकसद था? देखिए, जो प्रथम दृष्टया अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है, ये शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है। और ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि जब उससे ऐसा करने से जो सादे वेश में पुलिसकर्मी तैनात थे उन्होंने रोका तो इसने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये पुष्ट नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसने इसका भी प्रयास किया और नारा लगाने का प्रयास किया। और यह भी बताया जा रहा है कि इसके साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे जो पुलिसकर्मियों को देखकर भागने का प्रयास करते हुए नजर आए, तो उनसे भी पुलिस पूछताछ करे। लेकिन आपको मैं जो जानकारी पूरे तौर पर सामने आ रही है वो ये है कि अभी पुलिस की हिरासत में एक युवक है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। CCTV जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जो स्थानीय जनता है उसके अनुसार अगर बात करें तो इसके साथ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी आधार पर CCTV भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या ये शख्स सिर्फ अकेले था या इसके साथ कोई और था, किसी ने इसको उकसाया या स्वयं के द्वारा ये यहाँ पर पहुंचा है। ये सारे सवाल हैं और इस कृत्य के पीछे की मंशा क्या है, ये सारे सवाल अभी पुलिस के जहन में है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और थोड़ी ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस युवक के इस तरह के कृत्य करने के पीछे का मकसद क्या है। और दूसरा सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में आखिर अगर जिस तरह से सादे वेश में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने देख लिया तो ऐसी स्थिति में वहां तक पहुंचना, एग्जिट गेट के बाहर पहुंचना, वहां पहुंचकर नमाज पढ़ना और इसके साथ ही जब पुलिस वहां पर पहुंचती है इसको रोकने का प्रयास करती है, तो जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार यह है कि इसने नारा भी लगाने का प्रयास किया। तो अब यह देखना होगा कि जब पुलिस इस पूरे मामले पर जब पुलिस का बयान आता है या फिर पुलिस जो जानकारी हासिल करती है वो क्या होती है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रथम दृष्टया इससे पूछताछ की जा रही है। जी नीतीश, आपसे और भी हम इस पे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा था एक कश्मीरी शख्स, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले को पकड़ा है। श्रद्धालुओं ने शिकायत की थी, उसके बाद नमाज पढ़ रहे युवक को पकड़ा गया है जिसका नाम अबू अहमद बताया जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। इन सब के बीच जैसा कि नीतीश आपने बताया, सुरक्षा को लेकर के मौजूदा सुरक्षा के जो इंतजाम है, क्या इसमें जो किसी तरह का पहचान पत्र चेक किया जाता है जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, किस तरह की सुरक्षा वहां होती है और क्या इस घटना के बाद वहां सुरक्षा और बढ़ाई गई है? जी चंदन, जिस तरह से सुरक्षा की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पूरे राम मंदिर परिसर में है। और राम मंदिर परिसर के चाहे एग्जिट गेट, चाहे अगर बात करें तो अंदर जाने वाले गेट पे ऐसे प्रवेश करते तो शायद ऐसे लोग नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट गेट के पास भी अगर ये पहुंचा है
तो इसके पीछे की मंशा क्या है? सवाल ये उठता है कि जब सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी तो ऐसे में एक शख्स वहां पर पहुंचता है एग्जिट गेट के बाहर और वहां नमाज पढ़ने का ये पूरा कृत्य सामने आ जाता है। पुलिस इस पूरे मामले पर सीसीटीवी खंगाल रही है और सीसीटीवी के जो बिंदु हैं, जैसा कि मैं पिछले आपसे जिक्र कर चुका हूं थोड़ी देर पहले भी, कि सिर्फ ये अकेले था या इसके साथ और भी शख्स थे, क्योंकि जैसी भी सूचनाएं हैं सूत्रों के हवाले से इसके साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे। जब सादे वेश में पुलिसकर्मियों ने इसको पकड़ा तो वो भाग खड़े हुए। ठीक है, और इसके बाद इसके साथ 2 युवक और भी थे, ये जानकारी मिल रही है नीतीश, और उनकी तलाश की जा रही है ताकि इनकी असल मंशा के बारे में पता लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीतीश। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां एक और हिंदू को कट्टरपंथियों ने बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जॉय महापात्रा नाम के हिंदू युवक की हत्या हुई है। बांग्लादेश के सिलहट में हिंदू युवक को पीट कर मार डाला गया। 19 साल के जॉय महापात्रा को पीटा गया और जहर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगाम नहीं लग रही। एक और हिंदू पर कट्टरपंथी जानवर बनकर टूट पड़े। पहले उसे पीट कर अधमरा कर दिया और फिर उसे जहर पिला दिया गया। नतीजा ये हुआ, हिंदू लड़के की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉय महापात्रो नाम के इस आदमी को कथित तौर पर पीटा गया। बाद में अमीरुल इस्लाम नाम के एक लोकल मुस्लिम ने उसे जहर दे दिया। एक के बाद एक हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से ऐसा लग रहा है मानो एक सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक कट्टरपंथी हिंदू युवकों की हत्या कर रहे हैं। अलग अलग कारण बता करके हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है और खास तौर पर हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हिंदू युवकों की हत्या की जा रही है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की गूंज यूपी में सुनाई दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बटोगे तो कटोगे की बात को दोहराया है। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और सीएम योगी ने कहा, बटोगे तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। बांग्लादेश पर कोई नहीं बोल रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं और विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश की घटनाओं पर विपक्ष लगातार चुप्पी साधे हुए है। जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के नाम पर विभाजन हमारे लिए उसी तरह से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर कोई नहीं बोल रहा। विपक्ष पर भी सीएम योगी ने निशाना साधते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म की बात करने वाले बांग्लादेश की घटना पर चुप हैं। लगता है किसी ने मुंह में फेविकॉल लगा दिया है। योगी ने कहा कि जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
उधर यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए हैं। एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीडीए समाज के वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी और सरकार मिलकर यह साजिश कर रही है। वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाए, अखिलेश यादव ने मांग की है। लखनऊ में कहा, जो एसआईआर का काम चल रहा है, किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। कोई ना कोई साजिश चल रही है पीडीए समाज का वोट काटने की और अपना वोट बढ़ाने की। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और आरोप यह लगा रहा है कि एसआईआर के जरिए पीडीए समाज के वोट काटे जा रहे हैं और अपना वोट बढ़ाया जा रहा है। सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग पर। इसलिए हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है गांव और शहर का और पूरी वोटर लिस्ट का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। जब एक ही बीएलओ ने दोनों तैयार की है वोटर लिस्ट, तो आखिरकार स्टेट का जो डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है? वो लेट क्यों दे रहे हैं लोग? भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार मिलकर के ये साजिश कर रही है कि वोट अब बढ़ाया जाए और डबल बनाया जाए। जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। तो उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेरा फेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। आपको ये पूरी बातचीत सुनवाते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब ड्राफ्ट भी सामने आ गया है, लेकिन अभी भी मतदाताओं को कई दिक्कतें हो रही हैं। कैसे वो लिस्ट में अपना नाम चेक करें, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों का आज जवाब देने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप जी हैं। नवदीप जी, जिस तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं, एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई, उसके बाद भी लोगों को दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए और कैसे मतदाता सूची में अपने नाम को चेक करे कि एसआईआर के बाद उनका नाम सूची में है या फिर नहीं? बलराम जी, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एसआईआर प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, अभी केवल हम उसके मध्य में पहुँचे हैं। इसका एक चरण समाप्त हुआ है जिसे हम गणना चरण बोलते हैं। बीएलओस घर घर जाकर लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म दिया, गणना फॉर्म कलेक्ट किया वापस, और उसके आधार पे हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की। अब जो चरण शुरू हुआ है, हम लोगों ने अपना ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित की है और उसके बाद अब उन लोगों को नोटिस जाएंगे जिनके नाम विगत एसआईआर जो 2002 से 2006 के बीच में पूरे देश में हुआ था, उस मतदाता सूची से जिन मतदाताओं के स्वयं के नाम नहीं मिले या उनके माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम नहीं मिले, ऐसे मतदाताओं को, जिनको हम अनमैप्ड कैटेगरी के मतदाता बोलते हैं, उनको अब नोटिस जाएगा और नोटिस जाने पे उनको दस्तावेजी साक्ष्य देने होंगे। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस जाएंगे, ये उन लोगों को ही जाएंगे जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आया है।
यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आया ही नहीं, तो उनके संबंध में कोई नोटिस की कार्रवाई नहीं होनी। काफ़ी बार हम देखते हैं, ये भ्रांति मीडिया में भी रहती है कि लोग कहते हैं कि उन लोगों को भी नोटिस जाएगा। सो अभी हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में 12,55,56,025 नाम आए हैं। इन्हीं में से लगभग 8% से थोड़े ज़्यादा ऐसे हैं मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था। अब जो नोटिस का पीरियड है, इसमें इनको नोटिस जाएगा और उनको एक दस्तावेजी साक्ष्य, जिसकी हमने एक सूची भारत निर्वाचन आयोग ने दी है कि भाई ये दस्तावेज हैं जिनमें से आप दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित करके दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ समानांतर एक और काम भी होगा, वो होता है दावा और आपत्ति की अवधि। 6 जनवरी से ये शुरू हुई है और 6 फरवरी तक चलेगी, यानी लगभग 1 माह का समय है। इसमें जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई तो हमने जनता से यही अनुरोध किया कि सब लोग अपना नाम इस मतदाता सूची में जांचें, और हमने इसको बहुत आसान बना दिया है। हमारे वेबसाइट पे लिंक लगाया है co.uttarpradesh.nic.in। उस पर कोई भी आदमी जाके जब क्लिक करता है तो एपिक का एक बॉक्स आता है कि इसमें अपना एपिक नंबर लिख दो। एपिक यानी EPIC मतदाता पहचान पत्र को हम एपिक बोलते हैं। पहचान पत्र की जैसी संख्या उसमें लिखते हैं, मतदाता का नाम, किस ज़िले की, किस विधानसभा की, कौन से पोलिंग स्टेशन में, कौन से सीरियल नंबर पे, वो पूरी एंट्री आ जाती। कुछ लोगों को जब वो एपिक डालेंगे तो हो सकता है एंट्री ना आए, वहाँ आएगा नो रिज़ल्ट फाउंड, यानी इसका मतलब उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया। लेकिन कुछ मतदाता ऐसे हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि उनका SIR के बाद लिस्ट में नाम भी है, लेकिन उनके और उनके पिता की उम्र में जो फर्क है वो कहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं बहुत कम हो गया है। तो ऐसी दिक्कतें कैसे दूर होंगी? बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो नोटिस जाएगा उन मतदाताओं को ड्राफ्ट मतदाता सूची में ही जिनके नाम हैं, लेकिन जिनकी मैपिंग नहीं है। उसके बाद ऐसे मतदाताओं को भी नोटिस जाएगा जिन्होंने मैपिंग तो करवाई लेकिन उसमें त्रुटियां हैं। कई तरह की त्रुटियां हैं कि जैसे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति से पिता के रूप में मैपिंग कराई गई, पता लगा दोनों की आयु में 15 साल से कम का अंतर है, या दोनों के आयु में 50 साल से अधिक का अंतर है, या किसी ने अपने दादा के नाम से किसी व्यक्ति के साथ मैपिंग कराई, उन दोनों की आयु में 40 साल से भी कम का अंतर है, या पिता के रूप में जिससे मैपिंग कराई वो नाम हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे। तो ये इस तरह की जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज़ हैं उसमें इस तरह का केस आता है जो आपने कहा। ऐसे लोगों को भी अगर नाम की कोई त्रुटि है तो वो तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स या थोड़ा उसके अंदर से भी होता है, तो वो BLO उसको देख लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बिल्कुल ही नाम अलग हैं, या जैसे मैंने कहा आयु की मिसमैच है, कोई आपस में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ये व्यक्ति इसका पिता या दादा रहा होगा, आयु में इतना कम अंतर क्यों है, ऐसे लोगों को भी नोटिस जाएगा। अगर बात की जाए नवदीप जी, तो एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में निकल के आई है कि जो पिता का नाम है, मतदाताओं के जो पिता का नाम है वो रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा है, और इसकी संख्या लगभग 83 लाख जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें दर्शा रही है। तो ये बड़ा फिगर है, तो कैसे लोग इस समस्या से निजात पाएंगे और किस तरीके से वो आगे अपनी कार्यवाही को बढ़ाएं ताकि इस समस्या से उन्हें निजात मिल सके? इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। इसमें BLOs के पास सूचना है कि उसके बूथ के किस किस मतदाता के सामने इस तरह की समस्या आ रही है, तो वो मतदाता से कोई रिकॉर्ड लेके, और जैसे मैंने कहा कि अगर बहुत छोटी मोटी अंतर है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, और दस्तावेज से खुद BLO जाएंगे व्यक्ति से संपर्क करके कि भाई आपके पिता के नाम यहाँ तो ये लिखा है मतदाता सूची में, ड्राफ्ट में जिससे आपने मैच कराया 2003 में ये लिखा है, ये थोड़ा सा अंतर है, इसको थोड़ा आप हमें क्लियर करें। तो जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक या छोटी मोटी कमियाँ हैं तो मतदाता क्लियर कर देगा, बता देगा ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये देखिए आधार में ये है। ऐसे में जहाँ BLO संतुष्ट हो गया कि ये केवल क्लैरिकल मिस्टेक है, वास्तव में व्यक्ति सेम है, वहाँ वो दस्तावेजी साक्ष्य लेगा BLO उनसे, उनके घर जाके अपनी ऐप से उसको अपलोड कर देगा।
बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां राम मंदिर परिसर से बड़ी अपडेट। राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा था कश्मीरी व्यक्ति। पुलिस ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले को पकड़ लिया है। आरोपी व्यक्ति का नाम अब्दुल अहद शेख है। पूछताछ जारी है। राम मंदिर परिसर की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है पुलिस। श्रद्धालुओं ने जब शिकायत की तब इस शख्स को पकड़ा गया। सादे वर्दी में घूम रहे, सादे कपड़ों में घूम रहे पुलिस वालों ने इस शख्स को पकड़ा। उससे पूछताछ की जा रही है। यह भी पता चला है कि 2 और लोग उसके साथी थे जो पुलिस को देख करके वहां से भाग निकले हैं और राम मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की अब जांच कर रही है पुलिस। कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है आरोपी अब्दुल और राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा था। जब श्रद्धालुओं ने वहां शिकायत की तो पुलिस ने उसे पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि पकड़े जाने के बाद उसने वहां पर धार्मिक नारेबाजी भी की है। 2 और लोग उसके साथ थे जो पुलिस को देख करके भाग निकले हैं। पुलिस अब पड़ताल कर रही है आखिर उसकी मंशा क्या थी, उसके जो साथी हैं वो कहां हैं। कश्मीर के शोपिया का रहने वाला आरोपी अब्दुल पकड़ा गया है राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करते हुए। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यहां पर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा होती है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स वहां पर नमाज पढ़ रहा था और आखिर इसकी असल मंशा क्या थी। राम मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है पुलिस। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बेहद संवेदनशील इलाका है राम मंदिर का और यहां की सुरक्षा को लेकर के लगातार थ्रेट्स आते रहते हैं और ऐसे में एक शख्स अंदर पहुंचता है परिसर के में, राम मंदिर के परिसर में, कैंपस के परिसर में, वहां नमाज पढ़ रहा होता है। जब श्रद्धालु वहां पर शिकायत करते हैं तो सादी वर्दी वाले पुलिस वाले उसे हिरासत में लेते हैं। और अब बात करते हैं शहर शहर बेकाबू कार से मचे हाहाकार की। नशे और तेज रफ्तार का कहर देश के 2 बड़े शहरों में देखने को मिला। एक शहर है जयपुर और दूसरा है बेंगलुरु। बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर को तोड़ते हुए, उछलते हुए रोड के दूसरी ओर आ गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थी, कई लोग सड़क के किनारे खड़े थे। तभी अचानक तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर तोड़ते हुए इनकी तरफ आ गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जयपुर में ऑडी कार ने तांडव मचाया है। बेकाबू ऑडी कार सड़क किनारे लगे फूड स्टॉल से टकरा गई, वहां मौजूद कई लोगों को कुचल दिया। तो देखिए जयपुर और बेंगलुरु की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सड़क पर सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है, तभी पलक झपकते गाड़ियां कोहराम मचाती हुई नजर आती हैं और ये तेज रफ्तार का कहर है। तो जयपुर में ऑडी कार के तांडव में एक शख्स की मौत हुई है, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि बेंगलुरु में बाल बाल बचे हैं लोग। जयपुर में ऑडी कार से हुए हादसे के तुरंत बाद भीड़ ने कार सवार को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया जिसमें भीड़ कार सवार को चारों तरफ से घेरे हुए थे। किसी ने उसकी शर्ट पकड़ी हुई है, कोई उसका सर पकड़े हुए था और इसके बाद उसे बुरी तरह से पीटा गया। मारपीट के बाद लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। तो देखिए ऑडी का तांडव। ऑडी जैसी मजबूत गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है और इसी से अंदाजा लगता है कि कितने भयानक तरीके से यह हादसा हुआ है। नशे में धुत था ये कार सवार बताया जा रहा है और इसकी स्थानीय लोगों ने जमकर के पिटाई की है। भीड़ ने आरोपी ड्राइवर को पीटा है। जयपुर में हुए इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। एक महंगी गाड़ी के ड्राइवर के तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की सनक ने एक व्यक्ति को मौत के मुंह में धकेल दिया। कई और लोग घायल हुए हैं। रफ्तार का यह कहर शहर शहर देखने को मिलता है। एबीपी न्यूज लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखाता है और इसका मकसद यही है कि लोग सड़क पर संयम से चले, क्योंकि आपकी लापरवाही किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जयपुर शहर में रात को जिस खरबाज सर्किल पर ऑडी कार का कहर बरपा था, तेज रफ्तार बेकाबू ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचल दिया था, वहां पर मुआयने के लिए इस वक्त एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। तो एफएसएल की टीम अपनी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दे रही है, मैपिंग कर रही है, एक एक जगह से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। ये वो जगह है जहां पर जो ऑडी कार है
वो सबसे पहले इसी जगह पर टकराई थी। आप देखिए कि जो किनारे की तरफ ईंट पत्थर लगे हुए हैं वो टकराने की वजह से यहाँ से निकल गए हैं और इसी वजह से सबसे पहले जो एफएसएल की टीम है यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर सबूतों को जुटा रही, इस तरीके से पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। और देखिए कि जो एफएसएल टीम के सदस्य हैं एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं और इनके जरिए जो है वो सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन का भी साफ तौर पर कहना है, सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जयपुर की तरह बेंगलुरु में भी भयंकर भीड़ सड़क हादसा हुआ है और इसका खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके का है, जहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर को तोड़ते हुए उछलते हुए सड़क के दूसरी ओर जा गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आप देख सकते हैं लगभग आधा दर्जन लोग वहां खड़े थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके ऊपर कैसी यह कयामत टूटने वाली है, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, बाल बाल बचे हैं। तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर को तोड़ करके इनकी तरफ आई, लेकिन इनकी जान बच गई क्योंकि डिवाइडर से गाड़ी की टक्कर होते ही तेज आवाज आई थी और इस आवाज को सुन करके लोगों ने वहां पर तुरंत वहां से अपनी जान बचाई और भागे। देखिए टक्कर होती है और कैसे ये युवा वहां से भागते हैं। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो यहां इन लोगों को ये गाड़ी कुचल सकती थी। सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते और ऐसे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उनकी एक छोटी सी गलती कैसे लोगों की जान ले सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।